नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। हिंदी सी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत MCQ क्वेश्चंस हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन UPTET के लिए हैं, इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, शुद्ध भाषा बोलना व लिखना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना का विकास करना है। प्रश्न नंबर 2 है, मातृभाषा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? तो मातृभाषा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष पद्धति। मातृभाषा को वस्तुओं, चित्रों व अनुभवों से सीधे सीखना सबसे उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा शिक्षण में 4 कौशलों का सही क्रम क्या है? तो भाषा शिक्षण में सही क्रम है पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर लिखता है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी शिक्षण में भाषा खेलों का उद्देश्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषा अधिगम को रोचक व सरल बनाना। भाषा खेलों से भाषा प्रयोग स्वाभाविक और रोचक बनती है। प्रश्न नंबर 5 है, बालक की भाषा त्रुटियों को सुधारना चाहिए। ऑप्शन बी है, प्रेम पूर्वक व अप्रत्यक्ष रूप से। त्रुटियों को बिना हतोत्साहित किए प्रेम पूर्वक सुधारना उचित होता है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी शिक्षण में सहायक साधनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हिंदी शिक्षण में सहायक साधनों का प्रयोग भाषा को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत चित्र, चार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आदि साधन शिक्षण को सरल और आकर्षक बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग को शुद्ध करना। व्याकरण का उद्देश्य भाषा प्रयोग को व्यवस्थित और शुद्ध करना है। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा कौशल विकास किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो भाषा कौशल विकास सिद्धांत ऑप्शन डी, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, निकट से दूर, ये सभी से आधारित है। भाषा अधिगम सामान्य शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 9 है, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग करना भाषा कौशलों का विकास करना है। कहानी सुनाना, बोलना और पढ़ना तीनों कौशल विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, श्रवण कौशल विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्नोत्तर करना। मौखिक प्रश्नोत्तर से विद्यार्थी ध्यान से सुनता है और उत्तर देता है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन बी सही है इसका, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव विकास व अवधारणा निर्माण में सहायक होने के लिए। मातृभाषा बच्चों के विचारों और अवधारणाओं को समझने व व्यक्त करने का मूल माध्यम होती है। यह सीखने को अत्यंत सहज बनाती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, फोनिक्स पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोनिक्स पद्धति का मुख्य उद्देश्य है अक्षरों ध्वनियों के संबंध से पढ़ना लिखना सीखना। फोनिक्स में ध्वनियाँ, फोनीम्स और अक्षरों हरफों के मेल से शब्द पढ़ना सिखाया जाता है। यह प्रारंभिक पढ़ाई के लिए अत्यंत प्रभावी होती है। प्रश्न नंबर 13 है, शब्दावली वोकैबुलरी सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो शब्दावली सिखाने की सबसे प्रभावशाली विधि है शब्दों को वाक्य के संदर्भ में उपयोग कराना। संदर्भ वाक्य में शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ बनते रहते हैं और याददाश्त बेहतर होती है। प्रश्न नंबर 14 है, बोलने स्पीकिंग के अभ्यास के दौरान त्रुटि सुधार इमीडिएट करेक्शन करना क्या हमेशा उचित है? सही उत्तर है नहीं, सभी स्थितियों में उचित नहीं है। बोलने के अभ्यास में तत्काल टोक देने से प्रवाह और आत्मविश्वास खराब हो सकता है। बोलने के बाद संक्षिप्त और सकारात्मक फीडबैक या बाद में सुधार बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 15 है, रिमीडियल टीचिंग किसके लिए उपयोगी होती है?
तो रिमीडियल टीचिंग, जिन विद्यार्थियों के सीखने में अंतर लर्निंग गैप आ जाता है उनके लिए ये बहुत उपयोगी होती है। रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य कमज़ोर विषयों कौशलों में कमी दूर कराना और मूलभूत अवधारणाएं मजबूत करना होता है। प्रश्न नंबर 16 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण के दौरान सीखने में सुधार हेतु निरंतर फीडबैक देना। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण के दौरान कमजोरियों की पहचान कर सलाह व सुधारात्मक कदम देने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 17 है, निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका शिष्य का मार्गदर्शक बनना होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में शिक्षक सक्रिय सीखने का वातावरण तैयार करता है, प्रश्न करता है और विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान बनाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 18 है, सुनने लिसनिंग की समझ परखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सुनने की समझ परखने के लिए सबसे अच्छी विधि है सुनने के बाद विद्यार्थी से सारांश प्रश्न उत्तर करवाना। सुनने के बाद सारांश का प्रश्न उत्तर से यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने सामग्री को समझा और संसाधित किया है। प्रश्न नंबर 19 है, समेटिव असेसमेंट को और किस रूप में देखा जाता है? तो समेटिव असेसमेंट को ऑप्शन बी सीखने का अंतिम परिणामी आकलन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जाता है। समेटिव असेसमेंट इकाई अवधि के अंत में विद्यार्थी की उपलब्धि निष्कर्ष बताता है। उदाहरण के लिए सामान्य परीक्षा, वर्षांत मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 20 है, विविध क्षमताओं वाली कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में हिंदी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी विभेदित डिफरेंशिएटेड शिक्षण अपनाना। विभेदित शिक्षण डिफरेंशिएशन से अलग अलग आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त कार्य, संसाधन व समर्थन दिया जाता है। यही समावेशी शिक्षा का सार है। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी भाषा शिक्षण में श्रुतिलेख डिक्टेशन कराने का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रवण और लेखन कौशल विकसित करना। श्रुति लेख से छात्र ध्यान से सुनते हैं और सही लिखना सीखते हैं। इसमें श्रवण और लेखन दोनों कौशल विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है ऑप्शन ए कविता और कहानी के माध्यम से। बच्चों को भाषा सहज और रोचक रूप से सिखानी चाहिए। कविता और कहानी के माध्यम से वे आनंद लेकर भाषा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी शिक्षण में परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा में प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन बी है छात्रों को व्यावहारिक अनुभव से सीखने का अवसर देना। परियोजना पद्धति छात्रों को करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देती है और भाषा प्रयोग में आत्मनिर्भर बनाती है। प्रश्न नंबर 24 है, अनुवाद पद्धति ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग किसमें अधिक होता है? तो अनुवाद पद्धति का उपयोग सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा शिक्षण में होता है। अनुवाद पद्धति मुख्यतः विदेशी भाषा सीखने में प्रयोग होती है। मातृभाषा में प्रत्यक्ष पद्धति बेहतर मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी शिक्षण में नाटक का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? भाषा का प्रयोग व्यवहारिक और रोचक बनता है। नाटक से विद्यार्थियों को भाषा को प्राकृतिक परिस्थितियों में बोलने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी बोलचाल सुधरती है। प्रश्न नंबर 26 है, भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम पीयर लर्निंग का क्या महत्व है? तो भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम का महत्व विद्यार्थी आपस में सीखते हैं और सहयोग की भावना विकसित होती है। सहपाठी अधिगम में विद्यार्थी एक दूसरे को समझाते हैं और सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी शिक्षण में पाठ योजनाएं लेसन प्लान क्यों आवश्यक होती हैं? तो हिंदी शिक्षण में पाठ योजना शिक्षण को योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए की जाती हैं। पाठ योजना से शिक्षक को पढ़ाने की दिशा और क्रम स्पष्ट रहता है, जिससे
शिक्षण प्रभावी बनता है। प्रश्न नंबर 28 है, हिंदी शिक्षण में भाषण प्रतियोगिता स्पीच कंपटीशन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण में भाषण प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में सार्वजनिक बोलने की आदत डालना और भाषा कौशल बढ़ाना। भाषण प्रतियोगिता से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 29 है, भाषा शिक्षण में कविता पाठ का सबसे बड़ा लाभ है? तो भाषा शिक्षण में कविता पाठ करने से भाषा की लय, सौंदर्य और भावनात्मक विकास होता है। कविता पाठ से बच्चों का सौंदर्य बोध, उच्चारण और भावनात्मक विकास होता है। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी शिक्षण में वाक्य रचना अभ्यास का उद्देश्य है? तो हिंदी शिक्षण में वाक्य रचना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन बी, शुद्ध और सही वाक्य बनाने की क्षमता विकसित करना। वाक्य रचना अभ्यास से विद्यार्थी भाषा का सही प्रयोग करना सीखते हैं और उनकी लेखन व बोलने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी शिक्षण में चित्रकथा पिक्चर स्टोरी का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी शिक्षण में चित्रकथा का प्रयोग करना बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा कौशल का विकास करना होता है। चित्रकथा से विद्यार्थी अपनी कल्पना को भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे बोलने और लिखने की क्षमता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 32 है, हिंदी भाषा शिक्षण में पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में पठन कौशल से पढ़ते समय सही उच्चारण और अर्थ ग्रहण करना है। पठन का उद्देश्य होता है अर्थ समझते हुए सही व सहज तरीके से पढ़ना। प्रश्न नंबर 33 है, भाषा शिक्षण में कक्षा संवाद क्लासरूम डिस्कशन का महत्व क्या है? तो कक्षा संवाद का महत्व बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति और विचार शक्ति का विकास करना होता है। कक्षा संवाद से बच्चे विचार व्यक्त करते हैं और भाषा प्रवाह व तर्क शक्ति विकसित करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी शिक्षण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाने से ऑप्शन सी, भाषा को रोचक, प्रभावी और अभिव्यंजक बनाना है। मुहावरों और लोकोक्तियों से भाषा अभिव्यंजक, जीवंत और प्रभावशाली बनती है। प्रश्न नंबर 35 है, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो लेखन क्षमता का विकास ऑप्शन ए, उन्हें निबंध, पत्र, अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करा करके। लेखन अभ्यास से बच्चों में विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखने की क्षमता विकसित होती है। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी शिक्षण में आशु भाषण एक्सटेम्पोर स्पीच का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों को तुरंत सोचकर बोलने की आदत डालना। आशु भाषण से बच्चे तुरंत सोचकर बोलना सीखते हैं, जिससे उनकी भाषा प्रवाह और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, बच्चों की भाषा त्रुटियां सुधारते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भाषा त्रुटियां सुधारते समय शिक्षक को त्रुटि को अप्रत्यक्ष रूप से सुधारना चाहिए। अप्रत्यक्ष सुधार से बच्चा हतोत्साहित नहीं होता है और सही भाषा प्रयोग सीख जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने के स्तर का पता लगाना और आगे सुधार करना। मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चा कितना सीख पाया है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 39 है, हिंदी भाषा शिक्षण में निबंध लेखन का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में निबंध लेखन से बच्चों की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है। निबंध लेखन से बच्चों की सृजनात्मकता और विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो श्रवण कौशल का विकास करने के लिए ऑप्शन बी, कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना। कहानी सुनाने और उस पर प्रश्न पूछने से विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी श्रवण क्षमता लिसनिंग कम्प्रहेंसिंग बढ़ती है। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदी शिक्षण में आशु भाषण एक्सटेम्पोर का उद्देश्य क्या है? आशु भाषण का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाना। आशु भाषण से बालक तुरंत सोचकर बोलना सीखता है,
जिससे उसकी मौखिक भाषा व आत्मविश्वास दोनों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 42 है, अनुवाद पद्धति ट्रांसलेशन मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो अनुवाद पद्धति की सबसे बड़ी कमी होती है मौखिक कौशल की उपेक्षा करती है। अनुवाद पद्धति से छात्र को शब्दों का अर्थ तो समझ आता है, परंतु बोलने और सुनने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। प्रश्न नंबर 43 है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का मुख्य लाभ क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि का लाभ होता है भाषा का व्यावहारिक ज्ञान कराना। प्रत्यक्ष पद्धति में बालक सीधे भाषा को सुनता बोलता है, जिससे उसका स्वाभाविक एवं व्यावहारिक भाषा ज्ञान विकसित होता है। प्रश्न नंबर 44 है, हिंदी शिक्षण में कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी शिक्षण में कविता पढ़ाने का उद्देश्य सौंदर्य बोध और भाषा संवेदनशीलता विकसित करना होता है। कविता से बालक में भावनात्मक विकास, कल्पनाशीलता और सौंदर्य बोध का विकास होता है। प्रश्न नंबर 45 है, भाषा शिक्षण का सही क्रम कौन सा है? तो भाषा शिक्षण का सही क्रम होता है श्रवण, भाषण, पठन तथा लेखन। भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया यही है, पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और अंत में लिखना सीखता है। प्रश्न नंबर 46 है, भाषा शिक्षण में श्रुति लेख डिक्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रुति लेख का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध लेखन और श्रवण कौशल विकसित करना। श्रुति लेख से शिक्षक जो बोलता है उसे बालक सुनकर लिखता है, इससे उसकी श्रवण क्षमता और वर्तनी की शुद्धता दोनों सुधरती हैं। प्रश्न नंबर 47 है, पठन कौशल विकसित करने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? तो पठन कौशल विकसित करने का सबसे उपयुक्त साधन ऑप्शन सी पुस्तकालय पठन है। पुस्तकालय पठन से बच्चे धीरे धीरे स्वाध्याय की आदत डालते हैं और पठन कौशल में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 48 है, व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन बी भाषा शुद्धता और शुद्ध प्रयोग की क्षमता देना। व्याकरण का उद्देश्य नियम रटवाना नहीं, बल्कि बच्चे को भाषा का सही प्रयोग करना सिखाना होता है। प्रश्न नंबर 49 है, हिंदी शिक्षण में प्रश्नोत्तर पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? तो प्रश्नोत्तर पद्धति का मुख्य लाभ होता है छात्र की जिज्ञासा और सक्रियता बढ़ाना। प्रश्नोत्तर पद्धति से छात्र सक्रिय रहते हैं और सोचने समझने की आदत विकसित करता है। प्रश्न नंबर 50 है, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? तो भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत होता है अभ्यास का सिद्धांत। भाषा अभ्यास से ही सीखी जाती है। जितना अधिक बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा उतनी ही उसकी दक्षता बढ़ेगी। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।